नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास। नमो आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इतिहास कक्षा 6 से। आज हमारा चैप्टर नंबर है 8। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है गांव, शहर और व्यापार। दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है हमारे चैनल पे। अभी हम कक्षा 6 की बुक, इतिहास की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 7 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज हमारा 8वां लेक्चर है। तो आइए देखते हैं गांव, शहर और व्यापार। सबसे पहले वही स्टोरी जो छोटी सी होती है सब में, देखिए क्या है। प्रभाकर लोहार को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गरम कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। आपने देखा है ना, लोहार की दुकान पे लोहा कैसे पीट पीट के बनाई जाती है। कोई हंसिया बनते देखा ही होगा। या जैसे मतलब आप लोग फावड़ा वगैरह होता है ना, उसमें धार ख़त्म हो जाता है, तो उसमें धार लगवाने के लिए, धार चढ़ाने के लिए लोहार को देते थे। देखते उसको पीट पीट के गरम करके और पीट पीट के उसमें धार चढ़ाता है वो। वैसे उसी की बात कर रहा है। तो देखिए क्या है, लोहे के औजार और खेती कैसे शुरू हुई, आइए देखते हैं। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में आपने हलों के फाल के बारे में पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि लोहे का प्रयोग जो है आज आम बात है। आप लोग देखते हैं लोहे का प्रयोग लगभग हर चीज़ में होने लगा है। देखिए गेट बनाने, हल तो है ही, वो ट्रैक्टर के साथ जो जोतने वाला होता है वो सारी चीज़ें लोहे की होती हैं। उसके बाद फावड़ा, हंसिया, कैंची, ये सारी चीज़ें हैं ना जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज होती हैं। लेकिन लोहे का यूज शुरू कब से हुआ? लोहे का जो शुरुआत है वो लगभग आज से 3000 साल पहले शुरू हुआ। आपने जब महापाषाण के बारे में पढ़ा था, ठीक है, महापाषाण वो नहीं बता रहे थे कि मतलब कब्रों के चारों ओर पत्थर रख दिए जाते थे या कब्रों के ऊपर एक पत्थर रख दिया जाता था। उन कब्रों के साथ कभी कभी कहीं से मतलब हथियार मिले हैं। जिनका शव होता था उनके हथियार के साथ उनको, उनके सामानों के साथ उनको दफना दिया जाता था। ये पढ़े थे आपने पीछे, ठीक है। और उसके बाद लगभग आज से 2500 साल पहले औजारों के, मतलब लोहे के औजारों के बढ़ने के कारण, ठीक है, कृषि में तेजी आ गई। जो पहले लकड़ी के फाल हुआ करते थे हल में, वो लोहे के हो गए। अब जुताई आसान हो गई। जब जुताई आसान हो गया तो जाहिर सी बात है कि अब खेती बहुत तीव्र गति से होने लगी। देखिए, जबकि जो कुल्हाड़ियाँ थी उनका उपयोग जंगलों को साफ करने के लिए किया जाता था और हलों का उपयोग खेती के लिए किया जाता था। आगे देखिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। देखिए, कृषि के क्षेत्र में कृषि को और बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए और क्या क्या कदम उठाए गए। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। देखिए,
एक राज अच्छा कब होगा? जब वो समृद्ध होगा। ठीक है, जब उसके गांव समृद्ध होंगे तभी वो राज अच्छा होगा, राजाओं के राज्य करने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, जिस तरह कृषि के विकास में नए नए औजारों और तथा रोपाई का एक महत्वपूर्ण रोल हो गया, ठीक है, उसी तरह सिंचाई भी कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया। सिंचाई के लिए, ठीक है, नहरें खुदवाई गई, कुएं खुदवाए गए, तालाब खुदवाए गए तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। कृत्रिम जलाशय मतलब मान लीजिए गड्ढा खोद दिया गया, बारिश का पानी आया, उसे इकट्ठा कर लिया गया, बाद में अपने यूज़ में लाया गया। ठीक है, ये देखिए, ये औजार हैं लोहे के। ठीक है, ये इसमें देखिए, आप ही बताइए, ये हंसिया है। देखिए, चलिए मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये हंसिया है। ठीक है भाई, देख लिया ना, ये कुल्हाड़ी है। और ये पिलास होता था ना, कौवा पिलास बोलते हैं अपने यहाँ, जो ये वो है। ठीक है, देख लीजिए और देखिए और क्या क्या काम हुए आगे। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरिए आप लोग। देखिए, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किए। देखिए, किसानों को क्या होता था, कर देना पड़ता था। और पहले जो किसान थे वो मौसम पे निर्भर थे, इसलिए खेती में किसानों को बहुत नुकसान होता था। वो सही टाइम पे और अच्छे से कर दे नहीं पाते थे। ठीक है, अब जब राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई, उस धन खर्च किया, धन खर्च करके नहरें खुदवा दिए, तालाब खुदवा दिए, कुएं खुदवा दिए, कृत्रिम जलाशयों का निर्माण करवा दिया, तो इससे कृषि आसान हो गई, जिससे किसानों को फायदा हुआ। किसानों ने मेहनत किया, उसके बाद किसानों को जब फायदा होने लगा तो वो कर भी देने लगे और पहले से ज़्यादा कर मिलने लगे राजाओं को। राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए, बिल्कुल धन चाहिए। तो उन्हें धन कहाँ से मिलेगा? कर द्वारा। कर कौन देगा? किसान, पशुपालक और जो जंगलों के आसपास रहते थे वो लोग। देखिए, गांवों में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूरों को दास या कडेशियार और आदिमई कहलाते थे। देखिए, इस दक्षिण का क्षेत्र जो है, साउथ वाला जो क्षेत्र है, उस हिस्सों में अधिकांश गांवों में 3 तरह के लोग रहते थे। एक जो बड़े भूस्वामी थे, उनको बेलल्ला कहा जाता था। और जो साधारण हलवाह थे, मतलब किसान थे, हल चलाने वाले, उनको उड़वार कहा जाता था। और तीसरे लोग वो थे जो भूमिहीन मजदूर थे, जिनके पास खेती के लिए ज़मीनें नहीं थी या रहने के लिए ज़मीनें नहीं थी, उनको दास कहा जाता था या कडेशियार एक और नाम दिया गया है। उसके अलावा एक अन्य और नाम था आदिमई। ठीक है, आगे देखिए, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। जो उत्तर वाला हिस्सा है, वहाँ पे जो गांव का प्रधान व्यक्ति होता था वो रहता था और उसको ग्राम भोजक कहते थे। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। देखिए, ये जो ग्राम भोजक है, इसको एक तरह से आप ये समझ लीजिए, जैसे ज़मींदार होते थे ना, वैसे ही ज़मींदार। ये कौन होता था? गांव का जो सबसे धनी व्यक्ति होता था, जिसके पास सबसे अधिक ज़मीन होती थी, भूस्वामी जिसे कहते हैं, भूमि का जो सबसे अधिक भूमि का मालिक होता था, वही गांव का प्रधान होता था, यानी ग्राम भोजक होता था। और ये जो ग्राम भोजक का पद था, ये वंशागत था।
बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटे का बेटा, बेटे के बाद बेटे का, ऐसे करके ये चलता था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये जो पद था ये अनुवांशिक था, यानी वंशानुगत था। इनकी जमीनों पर जो दास और मजदूर थे वो लोग काम करते थे, जो भूमिहीन थे वो इनकी जमीनों पर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ये जो ग्राम भोजक थे, राजा इन्हीं लोगों को कर वसूलने का काम सौंप देते थे, और यही लोग कभी कभी न्यायाधीश का भी काम करते थे, जज बन जाते थे, और कभी कभी ये लोग पुलिस बन जाते थे। आज ऐसा होता है, जज कभी पुलिस बनता है, पुलिस कभी जज बन जाते हैं। देखिए आप लोग ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। देखिए, ग्राम भोजकों के अलावा कुछ अन्य ऐसे लोग होते थे जिन्हें हम किसान कहते थे, कृषक कहते थे। उन कृषकों को, उन किसानों को गृहपति बोला जाता था। इनके पास कुछ अपनी जमीनें होती थी जिस पे वो लोग खेती किया करते थे। ये ज़्यादातर छोटे छोटे किसान हुआ करते थे। ठीक है, इन छोटे छोटे किसानों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती थी। इनमें से ज़्यादातर लोग दास और कर्मकार में आते थे, जो दूसरों की ज़मीनों पर काम करके अपनी जीविका चलाते थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कई शिल्पकार भी होते थे। देखिए, गांवों में, अधिकांश गांवों में, ज़्यादातर गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी रहते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं देखिए, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। जो संगम साहित्य है, इसकी रचना कब हुई थी? आज से लगभग 2300 साल पहले। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै मानचित्र साथ में अभी आगे देखिएगा कि कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कवियों का सम्मेलन होता था उनके बारे में संगम साहित्य में लिखा गया है, बताया गया है। ठीक है, और उनके नामों का उल्लेख, उस गांव में रहने वाले लोगों के नामों का उल्लेख भी उसमें मिला है। सिक्के, पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। देखिए, पुरातत्वविदों को हजारों सिक्के मिले जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। और आहत सिक्के क्यों कहे जाते थे? आहत सिक्के इसलिए कहा जाता था कि चांदी या तांबों के सिक्कों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती थी, इसलिए इनको आहत कहा जाता है, आहत सिक्के कहा जाता है। और इनको कैसे बनाया जाता था? आहत करके। ठीक है, देखिए, ये सिक्के लगभग 500 साल तक चले थे। देखिए, आज सिक्के के बारे में जान लीजिए। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपेट गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह थप्पे से बनाए जाते थे। थप्पा होता है जैसे मुहर लगाते हैं, वैसे ही इनको दाब के थप्पा लगा के बनाया जाता था, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। मतलब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था
उसके आसपास तक ये सिक्के चलते रहे। देखिए, विनिमय के अन्य साधन क्या थे। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाएं। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। देखिए, समुद्र के किनारे जो है नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, इसलिए बताया गया है कि कहीं जो ये नमक के जो सौदागर है यहाँ से अगर चले गए हैं तो सन्नाटा छा जाएगा। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। देखिए, अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, मथुरा को देखिए, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। देखिए, जो नगर थे अनेक कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। क्यों? वो इसके लिए, देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको देखा जाए तो आप मथुरा को ले लीजिए। मथुरा में आज से लगभग 2500 सालों से भी पहले से ही मथुरा जो है एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नगर रहा है, क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्ते यहीं पर आके मिलते थे। मतलब इन दोनों रास्तों के बीचों बीच मथुरा स्थित था। इनमें से एक रास्ता जो था उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, और दूसरा जो रास्ता था वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। तो मतलब व्यापार के लिए जो जाने के दो रास्ते थे वो मथुरा से होकर गुजरते थे। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। जो मथुरा शहर था उसे चारों ओर से किलाबंद किया गया था। इनमें इसके अंदर बहुत सारे मंदिर थे तथा उसके आसपास किसान तथा पशुपालक रहते थे, और शहर में रहने वालों के लिए वो भोजन जुटाने का काम करते थे। मथुरा जो है वो मूर्तियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। देखिए, लगभग 2000 साल पहले जो था मथुरा को कुषाण वंश ने इसको मथुरा को अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी था। यहाँ पर बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी थे। उसके साथ साथ ये कृष्ण भक्ति के लिए या कृष्ण भगवान के मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ कृष्ण भगवान की बहुत ज़्यादा भक्ति होती थी, अभी भी होती है। आप लोग देखते हैं मथुरा क्यों फेमस है, कृष्ण भगवान के लिए। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। देखिए, मथुरा में अनेक अभिलेख मिले हैं। ठीक है, ये आमतौर पर इसमें संक्षिप्त में लिखा गया है। मतलब संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का विवरण दिया गया है। जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाला जो दान था उसके बारे में इसमें लिखा जाता था। इसमें दान कौन देता था? शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार, इस प्रकार के लोग दान करते थे। उदाहरण के लिए जो मथुरा का जो अभिलेख है
उसमें सुनार, लुहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले या माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, इन सब लोगों के नामों का उल्लेख मिलता है। मथुरा के लोगों के व्यवसाय की एक सूचना बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। इसकी आप सूची बनाइए और बताइए हड़प्पा में क्या नहीं था। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरा स्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। देखिए, जो पुरास्थलों ने खुदाई की तो उन्हें शिल्प के बहुत सारे नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये काले रंग के थे इसलिए इनको काला चमकीला पात्र कहा जाता था। ये ज़्यादातर जो उत्तरी महाद्वीप है, उत्तरी उपमहाद्वीप है, उस हिस्से में ज़्यादातर मिले हैं। ये बर्तन जो है, काले चमकीले बर्तन जो मिले हैं वो ज़्यादातर उत्तरी उपमहाद्वीप के भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। देखिए, ज़्यादातर जो शिल्प थे उनके अवशेष मिले नहीं, बचे ही नहीं होंगे इसलिए मिले नहीं। लेकिन हमें उनके बारे में कैसे पता चलता है? उनके बारे में हमें विभिन्न ग्रंथों से पता चलता है। अलग अलग ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन जो था बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और कपड़ों के उत्पादन के लिए उत्तर में बनारस, वाराणसी और दक्षिण में जो था वो मदुरै शहर जो था इसका फेमस प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों लोग काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। देखिए, जो अनेक शिल्पकार और व्यापारी थे उन लोगों ने ग्रुप बना लिए थे, अपना संघ बना लिया था, यूनियन बना लिया था। आज भी होता है ना, व्यापारियों का यूनियन है भाई, सब लोग अपना अपना यूनियन बना। बस वालों का यूनियन अलग है, ट्रक वालों का, देखिए ना, गाड़ी वालों का यूनियन, सब लोग अपने अपने यूनियन बना के रहते हैं ना। वैसे ही जो शिल्पकार और व्यापारी थे उन्होंने भी अपने अपने यूनियन बना लिए थे। ठीक है, शिल्पकारों के जो श्रेणियाँ थी उनका काम ये था कि लोगों को प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा जो माल तैयार होता था उसको वितरण का मतलब सही जगह पहुंचाना, मार्केट में पहुंचाना। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस व्यापारियों का काम क्या होता है? व्यापार करना। तो व्यापार का संचालन व्यापारी करते थे, व्यापारियों का ग्रुप करता था। व्यापारी करते क्या थे? वो भाई बैंकों के रूप में काम करते थे जहां लोग पैसे जमा करते हैं। इस धन का निवेश वे लोग, देखिए, इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। जो लोग व्यापारियों के पास पैसे जमा करते थे उससे जो व्यापारियों को प्रॉफिट होता था, व्यापारी या तो जिनका पैसा होता था उनको कुछ लाभ दे देते थे या और कुछ अपने पास रख लेते थे, या फिर जो लाभ उनको होता था वो मठों को, मंदिरों को आदि जो धार्मिक केंद्र थे उनको दे देते थे। ये देखिए क्या दिया है, उत्तरी काले चमके पात्र क्या थे। देखिए, यह एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उस तापमान पर रखते थे जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। देखिए, मिट्टी को, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन थे उनको उच्च टेम्परेचर पे गर्म किया जाता था, बहुत ही उच्च टेम्परेचर पे, जिससे उनमें काली काली दरारें पड़ जाती थी। बाद में इन पे काला पेंट लगा दिया जाता था जिससे वो काला हो जाता था और शीशे जैसा चमकने लगता था। देखिए, सूत काटने और बुनने के नियम क्या थे।
ये नियम अर्थशास्त्र के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य या चाणक्य। आपने पढ़ा नहीं था पिछले चैप्टर में? अरे चाणक्य, चंद्रगुप्त के गुरु। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पद अधिकारी को की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। देखिए, जो सूत की कताई और बुनाई थी वो उसके लिए एक अधिकारी होता था, अधिकारी नियुक्त किया जाता था जिसकी देखरेख में ये सब काम होते थे। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिखुणियों, वृद्धा, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। देखिए, इसमें काम कौन करता था और काम होता क्या था? देखिए, ऊन, पेड़ों की छालों को, कपास को, पटुआ को तथा जो सन थे उनको तैयार करने में जिनका काम लिया जाता था वो विधवाएं थीं। जो सक्षम थीं, जो सक्षम नहीं थी वे महिलाएं थीं। जो भिक्षा मांगने वाली महिलाएं थीं वो थीं, या जो वृद्ध थी वो भी थीं, या वेश्याएं जो वृद्ध हो गई थीं वो थीं, या जो राजा की अवकाश प्राप्त दासियां थीं जो राजा से छुट्टी लेके रहती थीं, तथा जो सेविकाएं थीं जो उनकी सेवा करती थीं, और तथा जो दासियां छुट्टी पर रहती थीं, दासियां चाहे सेविकाएं, वो सबको उन काम में लगाया जा सकता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं, फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। देखिए, जिसके अंदर जैसा टैलेंट था उसके हिसाब से उनको वेतन मिलता था। अब कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनको बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, तो अपनी दासियों को भेजकर कच्चा माल मंगवाती थी और जो माल तैयार था उसको भिजवा देती थी। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। देखिए, वे औरतें जो लोग कारखाने तक जा सकते थे, मतलब महिलाएं जो जा सकती थीं, उन्हें अपना माल खुद ही कारखाने तक लेके जाना पड़ता था। उसके बदले में उनको वेतन मिलता था, पैसे मिलते थे। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या उधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। जो अधिकारी था, ठीक है, अगर औरत पे गंदी निगाह डालता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलती थी। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होता था। इसके लिए उसका अंगूठा तक काट लिया जाता था। बताइए यार, आज कोई अंगूठा काट लेगा तो उसे जेल हो जाएगी। उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। बताया ना भाई किसे नियुक्त कर सकता था। देखिए, अभी आपको मैंने बताया यार, विधवाओं को, सक्षम अक्षम महिलाओं को, भिक्षुणियों यानी भिक्षा मांगने वाली औरतों को, जो वेश्याएं वृद्ध हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी उनको, या राजा की जो दासियां जो सेवा में नहीं थी उनको, सेविकाओं को, या जो देवदासियां थी उनको, सबको काम में लगा सकता था। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। देखिए, मानचित्र 7 पृष्ठ 89 में आपको अरिकामेडु पुदुचेरी में ढूंढो। अभी आप ढूंढिएगा जब मानचित्र 7 में पहुंचेंगे। लगभग, ये देखिए, अभी इसके बारे में लिया होगा, यह अभिलेख है शायद, अभी देखता हूँ क्या है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। पतन मतलब बंदरगाह भाई। यहाँ दूर दूर से जहाज़ों में सामान उतारे जाते थे। देखिए, अरिकामेडु जो था आज से लगभग 2200 से 1900 से 2200 साल पहले की बात बता रहा है ये। अरिकामेडु जो था एक बंदरगाह था। यहाँ से जो दूर दूर से जहाज आते थे उस पर सामान उतारे जाते थे और चढ़ाए जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, उम्मीद की जाती है शायद ये गोदाम रहा होगा। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं।
इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। देखिए भूमध्य सागरीय वाला जो क्षेत्र है वहाँ एक पात्र मिला है, उसमें या तो शराब रखा जाता होगा या तेल रखे जाते होंगे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। देखिए कुछ वहाँ पे, ठीक है, जो पात्र मिला है उसमें दोनों तरफ हत्थे लगे हैं। जैसे जग होता है ना, उसमें हत्था होता पकड़ने के लिए, तो अभी एक तरफ होता है, उस समय का जो मिला है उसमें दोनों तरफ हत्थे लगे हैं। ठीक है, उसके साथ ही एरेटाइन जैसे मतलब कुछ चमकदार बर्तन भी मिले हैं जिसपे लाल रंग की मुहरें लगी हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। जो एरेटाइन पात्र बोल रहा है ये इटली में बनाए जाते थे, इसलिए इटली का एक शहर है एरेटाइन, उसी के नाम से इसे जाना जाता है। एरेटाइन पात्र के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर इटली में पाए जाते हैं और इटली के एक शहर का नाम है एरेटाइन। ठीक है, इससे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ठीक है, सांचा होता था, ठीक है, उस पर चिकनी मिट्टी को बिछा दिया जाता था, फिर उसको दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न में भी मिले हैं। देखिए कुछ बर्तन ऐसी मिली हैं जिनका डिजाइन रोम का था लेकिन वो बनते यहीं थे, भारत में ही थे। यहाँ रोमन लैंप भी बनते थे, शीशे के बर्तन बनते थे तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। देखिए कुछ ऐसे कुंड मिले हैं जिसमें कपड़े की रंगाई मतलब कपड़े पे कलर चढ़ाया जाता था। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। देखिए यहाँ पे शीशे और बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। देखिए रोम के संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाओ। अभी मैंने आपको बताया ना, देखिए रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न, ये सब चीज़ें देखिए और इकट्ठा कीजिए। अब देखिए क्या है, एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। बेरी गाजा, भरूच का यूनानी नाम की कहानी देखिए क्या है। बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। देखिए जो संकरी खाड़ी है, समुद्र में आने वालों के लिए, जो समुद्र में आते हैं उनके लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल था। जो बेरी गाजा की खाड़ी है, ठीक है, वहाँ पर नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। वहाँ पे राजा द्वारा कुछ नियुक्त जो कुशल थे, मतलब टैलेंटेड लोग थे, मछुआरे थे, कुछ टैलेंटेड मछुआरे थे, एक्सपीरियंस वाले थे, वही जहाज़ को ले जा सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े और सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। बेरीगाजा में क्या होता था, देखिए आयात होता था शराब का, तांबा का, टीन का, शीशा का, मूंगा का, पुखराज का, कपड़े और सोने और चांदी के जो सिक्के थे उनका आयात होता था। इसके अलावा हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। देखिए बेरीगाजा से शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के जो सिक्के तो मंगाए जाते थे और हिमालय मतलब अपने यहाँ से जड़ी बूटियाँ, हाथियों के दांत, गोमेद, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र, इन सब को यहाँ से भेजा जाता था। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। राजाओं के लिए जो व्यापारी थे वो विशेष उपहार लेके आते थे, गिफ्ट्स लेके आते थे, जिसमें चांदी के बर्तन होते थे, गायक गायिका होती थी, सुंदर औरतें होती थी, अच्छी शराब होती थी तथा महीन मतलब एकदम पतले पतले कपड़े होते थे। बेरीगाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाइए और हमें बताइए जिनका उपयोग हड़प्पा में नहीं था। व्यापार और व्यापारी।
तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर पे इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप में अनेक पुरा स्थलों में मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें लाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। देखिए, आपने पढ़ा था उत्तरी काले पॉलिश के बारे में, पढ़ा था ना। उसके जो बर्तन थे ये बहुत ही खूबसूरत थे, और ये खूबसूरत बर्तन खास तौर पर इनकी कटोरियाँ जो थीं और तथा जो थालियाँ थी, ये जो पूरा स्थल हैं वहाँ पर बहुत सारी मिले हैं। इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों पर ये प्राप्त हुए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इन जगहों पर ये बर्तन पहुँचे कैसे। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इनको यहाँ लाकर अलग अलग जगहों पर बेचते होंगे। दक्षिण में भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। जो दक्षिण था वो सोना के लिए, मसालों के लिए और काली मिर्च के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, उसके अलावा कीमती पत्थरों के लिए भी। ठीक है, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। देखिए, काली मिर्च के बारे में आप जाएंगे तो आईएएस में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, काला सोना रोमन लोग किसे कहते थे, तो ये याद रखिए, काली मिर्च को। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। व्यापारी लोग जो थे वह समुद्र के रास्ते इन सामानों को रोम पहुंचाते थे, जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो यह दक्षिण भारत जो है वहाँ रोमन सिक्के बहुत ज़्यादा मिले हैं, जिससे ये उम्मीद की जाती है कि रोमन के साथ भारत का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। ये देखिए, व्यापार से जुड़ी एक कविता भी है, सुन लीजिए। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, यानी घोड़े लाए जाते थे। गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, यानी जो काली मिर्च की गठरियाँ थी उसको उस पर लाद दिया जाता था। हिमालय से मिले रत्न और सोना लाया जाता था। दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ यहाँ से भेजी जाती थी। दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मोती और मूंगे भी मंगाए जाते थे। गंगा और कावेरी की फसलें श्रीलंका से आए खाद्यान्न। देखिए, गंगा और कावेरी की जो फसलें होती थी, मतलब इनके किनारे जो फसलें होती थी वो भी प्राप्त हुई हैं, और श्रीलंका से बहुत सारे खाद्यान्न, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ मंगाए गए हैं। म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात, म्यांमार के जो बर्तन हैं कीमती, जो दुर्लभ हैं इस समय, ठीक है, वो भी प्राप्त हुए हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्रों के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। देखिए, व्यापारियों ने समय के साथ बहुत सारे रास्ते खोज लिए, समुद्री रास्ते खोज लिए। इनमें से कुछ समुद्रों के किनारे किनारे चलते थे, जबकि कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार भी कर लेते थे। जो कुछ व्यापारी थे वो समुद्र के किनारे किनारे जो नगर थे, शहर थे, वहाँ तक जाया करते थे, जबकि कुछ व्यापारी ऐसे थे वो बंगाल की खाड़ी को भी पार करके चले जाते थे, अरब सागर को भी पार करके अन्य देशों में जाते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। जो व्यापारी थे वो अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से चलकर इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। वो कब चलते थे? जब दक्षिण पश्चिम मानसून बहती थी उस समय वे लोग चलना, मतलब व्यापारी जो हैं वो व्यापार के लिए निकलना पसंद करते थे।
इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। भाई जब इतने दूर जाना है, इतना लंबा यात्रा है, तो जाहिर सी बात है जहाज़ मजबूत होने चाहिए, इसीलिए मजबूत जहाज़ बनाए जाते थे। समुद्र तटों में लगे राज्य, देखिए इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदान इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। देखिए ये जो हमारा उपमहाद्वीप है, इसके दक्षिण भाग में ये बहुत बड़ा तटीय प्रदेश है। यहाँ पे बहुत से पहाड़, पठार, नदियाँ और मैदान हैं। नदियों के जो मैदानी भाग है, इनमें जो कावेरी का मैदान है सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। देखिए जब कोई जगह उपजाऊ रहेगी तो जाहिर सी बात है उनको ज़्यादा कर मिलेगा। तो इन तटीय इलाकों के जो सरदार थे और राजा थे, वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा धनवान और शक्तिशाली हो गए। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। देखिए जो संगम कविताएं हैं उसमें एक मूवेंदार मूवेंदार शब्द की चर्चा मिलती है। मूवेंदार का अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। मूवेंदार का उपयोग क्यों किया गया है? जो तीन शासक परिवार थे उनके मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांडे। मूवेंदार का प्रयोग क्यों किया गया है? वो चोल, चेर तथा पांड्य के लिए किया गया है, जो करीब आज से 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। जो चोल थे, जो चेर तथा जो पांड्य थे, ये लोग दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राज्य थे यार। इनके राज्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, बहुत शक्तिशाली माने जाते थे ये लोग। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह के 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। देखिए ये जो तीनों मुखिया थे, इनके अपने 2 सत्ता केंद्र थे जहाँ से ये लोग राज किया करते थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इनके जो दो सत्ता के जो केंद्र थे, एक जो था एक एकदम बाहर वाले इलाके में था, जो तटीय हिस्सा था, जो समुद्र का किनारा था वहाँ पे था, और दूसरा जो केंद्र था, सत्ता का केंद्र था, वो एकदम बीचों बीच था। मतलब समुद्र के बीचों बीच नहीं, इनके जो राज्य थे उसके बीचों बीच। इस तरह तीनों मुखियाओं के पास 6 केंद्र थे। इन 6 में से जो 2 थे वो बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे। एक जो चोलों का बंदरगाह था, पुहार या कावेरीपट्टनम, वो था, और जो दूसरा बंदरगाह था वो पांड्यों की जो राजधानी थी मदुरै। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण थे। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। ये जो मुखिया लोग थे, ये नियमित कर नहीं लेते थे। इन नियमित करों के बजाय लोगों से उपहारों की मांग करते थे, गिफ्ट्स की मांग करते थे, और ये कभी कभी ये लोग सैनिक अभियान पर निकल जाते थे और आसपास के जो इलाके थे वहाँ से कर वसूल कर चले आते थे, शुल्क वसूलते थे और चले आते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। जो ये धन, ये जो शुल्क वसूल कर लाते थे, इससे जो धन इकट्ठा होता था उसमें कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे, बाकी जो हिस्सा बचता था उनके जो समर्थक थे, उनके रिश्तेदार थे, सिपाही थे तथा जो कवि थे, उन सब के बीच ये लोग बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। जो संगम कविताओं के कवि हैं, उन्होंने उन राजाओं के बारे में या उनके बारे में ज़्यादा लिखा है जो लोग उन्हें कीमती वस्तुएं देते थे। कीमती वस्तुओं में क्या होता था? सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े।
इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत मानचित्र 7 पृष्ठ नंबर 89 आगे देखेंगे। सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। देखिए दोस्तों, सातकर्णी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वो बहुत ही प्रभावशाली राजा था, मतलब बहुत बढ़िया जो राजा कहते हैं वो था। ये सातवाहन वंश का राजा था। दोस्तों इसके बारे में एक मूवी भी आई है, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, आप देखिएगा साउथ का, उसमें दिखाया गया है इसके बारे में। ठीक है, उसकी माता जो थी वो गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? उसके बारे में हमें उसकी माँ जो गौतमी थी वो बलश्री द्वारा दान किया गया एक अभिलेख है, उससे हमें पता चल रहा है। सातकर्णी के बारे में हमें पता चलता है उसकी माँ ने एक अभिलेख दान किया था, उस अभिलेख में उसके बारे में बताया गया है। वो और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। एक तो वो क्या नाम है, सातकर्णी, और उसके अलावा जो अन्य सभी सातवाहन शासक रहे होंगे उससे पहले जो शासक थे वो सभी लोग दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। ठीक है, दक्षिणापथ का मतलब क्या होता है? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यह नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिम तथा दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। जो सातकर्णी था उसने अपनी सेनाएं पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी जो तट थे वहां तक अपनी सेनाएं भेजी थी। ठीक है, क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? भाई, जिसका कंट्रोल समुद्र पे रहेगा, ठीक है, वो व्यापार में राजा रहेगा, वो व्यापार पे उसका कंट्रोल रहेगा, और जिसका व्यापार पे कंट्रोल रहेगा उसका राज्य भाई हमेशा फले फूलेगा। रेशम मार्ग और कुषाण, देखिए कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क, तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। देखिए कुछ शासक ऐसे थे जो रेशम मार्ग थे, इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण रखते थे, रेशम मार्गों पर अपना नियंत्रण रखते थे, कंट्रोल रखते थे, क्योंकि इस रास्तों पर यात्रा कर रहे जो व्यापारी थे उन्हें उनसे शुल्क मिलता था, कर मिलता था, ठीक है, तोहफे मिलते थे, और इन तोहफे के बदले में, इन शुल्कों के बदले में जो आक्रमण कर व्यापारियों पे होता था उससे ये लोग उनकी रक्षा करते थे। वहीं सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो था वो कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर इनका शासन था। कुषाणों का शासन कब था? आज से 2000 साल पहले। ठीक है, पेशावर और मथुरा इनकी दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। कुषाणों के जो शक्तिशाली केंद्र थे, एक तो पेशावर जो पाकिस्तान में है, अब मथुरा के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तक्षशिला भी इन्हीं के राज्य का हिस्सा था। तक्षशिला किसके राज्य का हिस्सा था? कुषाणों के। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। देखिए इनके शासन काल में जो सिल्क वाला रास्ता था, ठीक है, उसकी एक शाखा जो थे वो मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के किनारे जो बंदरगाह थे वहाँ तक आती थी या जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम तथा पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। यहाँ पर पश्चिम के जो मुहाने थे, बंदरगाह थे, वहाँ पर रेशम लोड किए जाते थे और उनको रोम तक पहुँचाया जाता था। देखिए दोस्तों, हमारा चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। देखिए एनसीईआरटी एक दिन की बात नहीं है, ठीक है, ये हमेशा आपको काम आएगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो तो इसमें छोटे छोटे शब्द ऐसे मिलते हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। एग्ज़ामिनर क्या करता है, इसमें से क्वेश्चन बना देगा और आपके सामने रख देगा। फिर आप सोचोगे यार क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आया। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता दोस्तों, वो
इन्हीं सब चीज़ों में से छोटी छोटी जगहों से उठाते हैं और आप लोग देखते नहीं हैं। इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और जल्दी जल्दी नौकरी लीजिए, अपने घर वालों को खुश कीजिए। अब मुझसे फ़ायदा हो तो मुझे बताइएगा, और जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उस सब्जेक्ट को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर है, उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लेंगे। और दोस्तों प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना भी मत भूलिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना बहुत है। फिर मिलेंगे कल नए लेक्चर के साथ, आप लोग बताएंगे तो फिर नए सब्जेक्ट के साथ। चलिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। मेरे ख्याल से अभी ये कक्षा 6 की जो NCERT इतिहास की समाप्त होने वाली है, आज या कल शायद लास्ट हो, ठीक है। उसके बाद हम क्लास 7 की NCERT स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं अब क्या हो सकता है। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।